अस्सलाम बच्चों। देखिए हमारे पास एक सवाल है यहाँ, और सवाल ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस बेस के तौर पे भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ये सब कंपाउंड्स हैं दरअसल, और ये नेगेटिवली चार्ज हैं ज्यादातर। ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज है। बच्चों देखो, ऐसी चीजें जो एन आयोनिक होती हैं, एन आयोनिक सब्सटेंसेस को हम दरअसल कॉन्जुगेट बेस के तौर पे काम करते हैं। यानी ये बेस के तौर पे काम कर सकती हैं, यानी ये H प्लस आइन एक्सेप्टर हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन ए बी और डी की बात करूं, ए बी और डी की बात करूं, तो ये बेस तो हैं। SO3 की बात करें तो ये बेस नहीं है, तो इसका मतलब SO3 को तो मैं ऑप्शन पे काट देता हूँ। अब बचा SO3-2, SO4-2, HSO4-2। अब ये बेस के तौर पे तो काम कर सकते हैं, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे या नहीं? तो हमने अभी बात करी, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम को अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे होना चाहिए। बच्चों हम जब सल्फर की बात करें यहाँ पे SO3 में, तो ये +4 है। SO4 में बात करें तो +6 है। HSO4 में बात करें तो ये +6 है। +4 इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब ये हुआ कि SO3 एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बेस के तौर पे भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। बेस के तौर पे क्यों काम कर सकता है? क्योंकि ये एनायोनिक है, H प्लस आयन एक्सेप्टर है। दूसरा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि सल्फर अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? थैंक यू।